वालेकुम। आप देख रहे हैं द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में दोबारा। कल भी हमने एक्सटेंसिव गुफ्तगू की थी अज़-खुद नोटिस की समात के हवाले से। 2 समातें हो चुकी हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के हवाले से इलेक्शंस के लिए, और अब मंडे को ये तीसरी इसकी समात होगी। लेकिन इसमें जो भी डेवलपमेंट्स हुई, इसमें लगता ये कि अब मामला मज़ीद पेचीदा हो जाएगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुश्तरका बयान दिया, जजेस के ऊपर जो एतराज़ात आए, इनफैक्ट मेरी ऑफ द रिकॉर्ड एक सीनियर लॉयर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ओपिनियन इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि शायद मुझे इस मामले पे किसी का वकील बनना पड़ जाए, और वो उनका नाम उन रिकमेंडेशंस में शामिल है जो कि जस्टिस मंदुखेल और एक दूसरे जज को रिमूव करवाने के बाद रिकमेंड किया गया है कुछ ग्रुप्स की तरफ से। तो इतनी इतनी पेचीदगियों के बाद क्या ये मामला वाकई 90 दिन के बाद हमें मटेरियलाइज होता हुआ दिखाई देगा या नहीं? क्योंकि इसमें हर कदम पे एक नया सवाल है। तो जितना कोर्ट ने कहा कि हम कम वक्त में इसको सॉर्ट आउट करते हैं, इलेक्शंस की तरफ देखते हैं कि किस तरह से बढ़ा जा सकता है, उतना ही लग रहा है कि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस पर आज हम तज्जियाती गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ कमर दिलशाद साहब मौजूद हैं, इलेक्शन एक्सपर्ट हैं। नसीम सिद्दीकी ने मुझे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान से बाहर भी काम करते रहे, जर्नलिज्म किया और बड़ी इंपॉर्टेंट बीट्स पाकिस्तान के अंदर भी कवर करते रहे। मुजाहिद बरेलवी साहब भी थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे। नसीम सिद्दीकी साहब, मैं पहला सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि ये हो क्या रहा है आपके लिए? इस सब का मतलब क्या है? हम लोग यहाँ ही फंसे हुए हैं कि इलेक्शन की डेट कौन देगा, हालांकि आइन में ये बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नर ने ही देनी है, लेकिन हम इस सवाल में फंस गए हैं कि कोर्ट की डेट इलेक्शन की किसने देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतूल, बहुत शुक्रिया। देखिए बतूल, असल में मामला इंटरफेरेंस का है। हर जगह इंटरफेरेंस हो रही है। कोई भी इदारा अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। ये अगर गवर्नर ने डेट देनी है तो गवर्नर पे तो कोई भी तनकीद नहीं कर रहा। सब लोग तनकीद कर रहे हैं जी कि सदर मुमलिकत ने क्यों इलेक्शन की डेट दे दी। अगर गवर्नर नहीं दे रहा, इलेक्शन कमिश्नर नहीं दे रहा, इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, तो फिर किसी ना किसी ने तो देनी है। और जब सदर की डेट देने के ऊपर भी इतने इख्तलाफात सामने आए तो उसके बाद लाजमी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेना है, क्योंकि कोई ना कोई तो इन मामला को सुलझाएगा। ये मीठा मीठा अप कड़वा कड़वा थू थू वाली बात खत्म होनी चाहिए। यही 5 रुकनी एक बेंच था जो इसमें 5 जजेस शामिल हैं, उन्होंने सो मोटो एक्शन लिया था। और उन्होंने अदम एतमाद के वक्त जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने ये कह के रद्द कर दी थी अदम एतमाद की तहरीक की साजिश के तहत आई, लिहाजा मैं वोटिंग नहीं कराऊंगा, इमरान खान साहब ने फौरन असेंबलियां डिसॉल्व की और सदर ने उसके ऊपर तौसीक भी कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त एक्शन लिया। उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया, उनको सुना और उन्होंने कहा कि देखिए, हम पार्लियामेंट को डिक्टेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आइन की पामाली भी नहीं होने देंगे। आइन में लिखा हुआ है कि 14 दिन के अंदर आपने वोटिंग करवानी है, लिहाजा आप वापस जाए 3 अप्रैल वाली पोजीशन पे और आप वोटिंग करवाएं। अभी भी अदलिया यही देख रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि जी अभी 90 दिन तो नहीं हुए, तो क्या आप 90 दिन का इंतजार कर रहे हैं? आप इंतजार कर रहे हैं कि आइन की पामाली और जो आइन जिसके ऊपर इस वक्त हमारा मुल्क चल रहा है। और दूसरी तरफ मेरे बड़े मेहरबान, मेरे सीनियर है कंवर दिलशाद साहब, इनकी शायद थोड़ी सी दिल आजारी हो, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन कमीशन ने अपना सही रोल नहीं प्ले किया। हमेशा आप देखें कि इनकी जिम्मेदारी होती है, इनको अरबों रुपए का बजट मिलता है, ये कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सके। कभी आरओस का इलेक्शन करवाया जाता है, कभी आरटीएस का बैठ जाने की होती है। अगर इनके ऊपर प्रेशर होता है तो इनको भी रिजाइन कर देना चाहिए। अगर आज का जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके ऊपर इतनी तनकीद हो रही है, इतने वो गलत फैसले कर रहे हैं जो आम पब्लिक भी महसूस करती है कि वो फैसला करते हैं जो हुकूमत का पसंद को होता है, जिस तरह उन्होंने अभी निगरान वजीर आला को जो लेकिन जिस लेकिन तरह नसीम उन्होंने सिद्दीकी नॉमिनेट किया है। साहब, इलेक्शन का रोल तो कंडक्शन पे आता है और ट्रांसपेरेंसी पे आता है, लेकिन जो डिक्लेयर करना है डेट, वो इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर सकता। देखिए ना, अगर तो जिस तरह जमीनी इंतखाबात पे ये कहते हैं, कंवर दिलशाद साहब बेहतर बताएंगे कि आइन क्या कहता है, लेकिन अगर गवर्नर अनाउंस नहीं कर रहा तो फिर तो इलेक्शन कमिश्नर कर सकता है ना, कि भाई जब वो अपनी ठीक है जिम्मेदारी नहीं कर नसीम, रहा अब तो या मेरे तो साथ ही रहिएगा, इलेक्शन कंवर कमीशन दिलशाद कोर्ट में को भी चला इसमें जाएगा। शामिल करते हैं। कंवर साहब, मुझे बताइएगा कि ये मामला मजीद पेचीदा हो गया है या ये इंटेंशनल इसमें बहस छेड़ी जा रही है, और क्या हम देखेंगे कि ये 63(1) से सारी बहस शुरू हो जाएगी कि असम्बलियाँ क्यों टूटी थी, और जब परवेज़ इलाही दोबारा चीफ मिनिस्टर बने थे, और पार्लिमानी लीडर की ज़्यादा हैसियत है या पार्टी के लीडर की ज़्यादा हैसियत है, क्या हम दोबारा उस बहस से आगे बढ़ेंगे?
नहीं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरा ज़िक्र किया है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया उनका। मैं सबसे बड़ी अहम बात तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त ने कहा जी आइन में 90 डेज़ का लिखा है, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने, 90 डेज़ में इंतखाबात करवाना आईनी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जब हम सारे बैठकर अपने दोस्तों की तरह बैठ के बात करें, फैमिली माहौल की तरह, तो आइन पर कौन-सा अमल दरामद हुआ है आज तक? इलेक्शन 90 डेज़ पर तो सबको कह रहे हैं जी 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं कराया गया तो आर्टिकल 6 लग जाएगा। तो इसी आयन के आर्टिकल 3 में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान एक इस्लामी वेलफेयर स्टेट होगी और सब लोगों को रोजगार दिया जाएगा, कोई बेघर नहीं होगा और सबको वजीफे दिए जाएंगे जिस तरह के बरतानिया यूरोपियन कंट्री में दिया जाता है। ये तो आयन का आर्टिकल 3 कहता है। आज तक लगा 50 साल 60 साल हो गए उस आयन पर दरामद हुआ। कंवर दिल इसी साहब तरह साहब आयन में ये लिखा क्लियर हुआ कीजिएगा कि जैसे मैं नसीम बात सिद्दीकी कर साहब ने कहा कि आयन इलेक्शन की बात कर जो इस वक्त आयन की बात जी जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन पे इसी प्रेशर है, आयन में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इस आयन में ये एक भी लिखा सवाल हुआ है आपसे कि पूछना उर्दू चाह रही हूँ कौमी कंवर जबान दिलशाद जो है साहब प्लीज, अगर कोर्ट इसका आज खुद नोटिस ना लेता तो क्या आपको ये लग रहा है या लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने खुद ही इलेक्शंस करवा देने थे? क्योंकि रिपोर्टेडली तो उसको जुडिशल स्टाफ चाहिए, उनको लोग चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन आप हमेशा मेरे प्रोग्राम में ये कहते रहे और बाकी जगह भी कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है। अगर तैयार होता तो इस तरह की फिर बात सामने क्यों आई? और फिर जो सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो रवाबित हुए, जो खतूत लिखे गए, उसमें भी वाज़े जवाब नहीं आया दोनों तरफ से। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि आयन की बारे अर्ज कर रहे हैं कि आयन पे किसी शक पर किसी आर्टिकल पर आज तक कोई अमल दरामद हुआ है। आयन के आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है 15 साल के बाद उर्दू जो है वो कौमी जबान होगी। जस्टिस जवाद ख्वाजा ने एक बहुत बड़ी जजमेंट की थी, उस पर अमल दरामद हुआ। तब 90 डेज इलेक्शन के बारे में सारी पार्टियां बीच में आ गई, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई कि जनाब 90 डेज में इंतखाब होगा। उसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जनाब आपके चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने ये कहा था कि कौमी जबान उर्दू में तमाम अदालती फैसले लिखे जाएंगे और तमाम पाकिस्तान में उर्दू जबान नाफिज की जाएगी। तो क्या आपने अपने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उस हदायत पर, उस अमल पर, फैसले पर अमल दरामद किया? तो सारी बातें तो कानून आयन में सब कुछ लिखा होता है। अब जहां तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ताल्लुक है, उनके पास इख्तियार ही नहीं। 18वीं अमेंडमेंट के बाद ये इख्तियार दे दिए गवर्नर को, तो गवर्नर साहब जो है वो तारीख नहीं दे रहे, हालांकि उन्हें तारीख देनी चाहिए जब उनका मैंडेट है। लेकिन वो कह रहे हैं जी मैंने तो असेंबली डिसॉल्व नहीं की थी तो मैं तो डेट नहीं देता। इसलिए अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑनरेबल 9 रुकनी जज फैसला बड़ा अहम फैसला आएगा। वो आयन की तशरीह भी कर देंगे, इंटरप्रिटेशन भी कर देंगे और गवर्नर को हदायत भी जारी कर देंगे। लेकिन जो कुछ जजेस की पोजीशन मुतनाज़े हो गई है, जाहिर सी बात है, जो मीडिया में नाम आ जाए या कोई ऑडियो लीक आ जाए और उसकी ऑथेंटिसिटी पे बेशक आप सवाल उठाएं, लेकिन एक मुतनाज़े हैसियत तो बिल्कुल हो जाती है। उसके साथ भी अब आप समझते हैं कि ये बड़े तरीके से चलेगा और एक बेहतर फैसला सामने आएगा? लेकिन ऑडियो वीडियो में कोई अहमियत नहीं है, इस पर हम कोई अहमियत नहीं देते और इस पर भी अहमियत नहीं देते कि मेरा आप जो सिटिंग जज बैठे 9 जजों की इंटीग्रिटी पर कोई सवाल जवाब करें, वो मोहतरम जज हैं, उनका सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो बेंच बना दिया है हमें उन पर एतमाद है, लेकिन वो थोड़ा बहुत उनको भी अपना कंडक्ट पर नजरसानी करनी चाहिए। अब ये देख रहे हैं कि हमारे बहुत मौजूद जज हैं, हम बड़ा एहतराम करते हैं जस्टिस एजाज हुसैन साहब का, उन्होंने बिला वजह एक ग्रेड 1920 का अफसर है पुलिस वाले को उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया जी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे यहाँ जस्टिस तसद्दुक गिलानी भी रहे, जस्टिस इरशाद हसन भी रहे, इसी तरह बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड हो गए, जो हाजिर सर्विस के चीफ जस्टिस जो थे वो इलेक्शन कमिश्नर रहे, तो उनका हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटस वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। तो ऑनरेबल जस्टिस एजाज हुसैन साहब को सोचना चाहिए था ना कि जनाब मैं किसको बुला रहा हूँ, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान है। कंवर दिलशाद साहब आप मेरे साथ ही रहिएगा, मुजाहिद बरेलवी को शामिल करते हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब मुझे बताइएगा, आपने तो दिहाइयाँ देखी हैं सियासत की पाकिस्तान में, इस तरह की सूरत हाल आपने पहले कभी देखी कि सब इस बात पे कंफ्यूज हो जाएं कि डेट किसने देनी है और जब मामला कोर्ट में जाए तो कोर्ट भी कहे कि मामला वजाहत तलब है? मैंने तो इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात देखी है कि जनरल ज़िया-उल-हक जो है वो फैसला लिख के देता था जज को और जस्टिस अनवारुल-हक फैसला सुनाता था कि भुट्टो को फांसी दो। हमने तो वो भी देखा है कि जो आज के जो शरीफ हैं, जो आज इन्हें जुडिशरी याद आ रही है, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो है गाड़ी पर खड़ा हुआ कह रहा था तुसी जो है वो नान पराठे खाओ और फिर जाना,
और मैं सुनाऊं, हमने तो ये भी देखा है कि इस मौजूदा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बेनजीर गवर्नमेंट करने के लिए 1 करोड़ रुपए जो है वो उसामा बिन लादेन से लेते हैं तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए। हमने तो ये भी देखा है कि पीपल्स पार्टी ने जो कुछ करा कि जहांगीर बदर को एक वक्त में जो है मोहतरमा कह रही थी इसको चीफ जस्टिस बनाने क्या हुआ, और सज्जाद अली शाह के साथ क्या हुआ। फिर रफीक ताराड़ को हमने ब्रीफ केस बांटते हुए भी देखा है। तो आप क्या पाकिस्तान में जुडिशरी की बात कर रही हैं? आप ये तय करेगी सियासी पार्टियां, सुप्रीम कोर्ट बार के कितनों की बेंच हो, कितने जज बैठे हैं, कौन बैठे हैं? आदम ताराड़ और मरियम औरंगजेब को बिठा दीजिए ना, यही रह गया है बस नाम लेना, और क्या। लेकिन मुजाहिद बरेली साहब, एक राय ज़रूर रखी जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से जजेस का नाम लिया गया और दिखाया गया वो इंतहाई हतकामेज, इंतहाई तौमेज है। इस पर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे काजी फायद ईसा हों, उनकी पसंद के जज हों, जो एक खुद वो भी एक कंट्रोवर्शियल रहे अपनी जायदादों के हवाले से। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, बहुत शानदार आदमी है, बड़ा फैमिली बैकग्राउंड है, लेकिन उनकी लंदन की जायदादें सवाल बनी, वो मनी ट्रेल नहीं दे सके। लेकिन फिर मुजाहिद साहब, आप इस आर्ग्यूमेंट को कैसे लेते हैं जो उनकी फेवर में जाता है, उन लोगों की जो ये बात करते हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि फिर जजेस ने अपनी इज्जत खुद करवानी है अपने फैसलों से? कल कायरा साहब ने बात की। पाकिस्तान में अगर ऐसी, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, पाकिस्तान में जुडिशरी खुद जजेस जिम्मेदार हैं कि आज ये आ गया है कि पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार हैं। ये सबसे ज़्यादा इसमें रोल शरीफों का है, जो कहते हैं साडा जज ते साडा सदर ते साडा जनरल। इस चक्कर में उन्होंने जनरल मुशर्रफ एटम बम को लाती मार दी थी। फिर हशर क्या हुआ? फिर ये पिछली बार जो निकाले गए, सॉरी टू से, हमारी इमरान खान हो, जरदारी पार्टी हो, शरीफ खानदान हो, इनका मकसद यही है कि इनकी पसंदीदा जर्नल हो, पसंदीदा जज हों, और जब ये हुकूमत में हो तो इनके मुताबिक फैसला दें, अपोजिशन में हो तो ये कहते हैं जी जाती हो गई, जानबदारी हो रही है। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपको याद होगा, मेरे ख्याल है तकरीबन 2 साल पहले आपने एक आर्टिकल लिखा था एक वेबसाइट के लिए, और उसमें आपने एक तारीख बताई थी कि मुग़लिज़ात का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया और उसके बाद किसने किया, और अब हम रिसेंटली क्रेडिट किसको देते हैं। तो इट वाज रिटन ब्यूटीफुली, और मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी इस बारे में बात की थी। तो मुजाहिद बरेली साहब, कल जो मरियम नवाज मेहमान बैठे हैं जी, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इब्तदाई से जुडिशरी का रोल माजरत के साथ तौहीन ना हो जाए, बड़ा शर्मनाक रहा है। अयूब खान के मार्शल लॉ को देखिए किसने इंडोर्स किया, उस वक्त आसिफ का जब वो उतर चुका था। जी जी मुजाहिद साहब, जो जिस तरह से मरीम, जैसे उन्होंने कहा गंद का टोकरा पहले किसी और ने उठाया था, जिम्मेदारी इन्होंने ले ली, ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करके आप शायद अपने सही आर्ग्यूमेंट में भी वजन कम कर रहे हैं, और आपने इसके बारे में बहुत रिसर्च लिखी की भी। तो ये जो कल्चर इतना उभरता जा रहा है, अब जजेस को भी बोल दो, कुछ गलत बात कर दो, गाली दे दो, गाली तो मैं नहीं दे रहा। आप अगर जब जजों की बात करेंगे तो आपको जस्टिस साकिब निसार के रोल को डिस्कस करना होगा या नहीं, जैसे रफीक ताराड़ के रोल को अदा करना होगा या नहीं, जैसे सज्जाद अली शाह को डिस्कस करेंगे या नहीं, लेकिन इस तरीके से अनवारुल हक को डिस्कस करेंगे या नहीं, लेकिन इस तरीके से हम तो डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने तो करके दिखाया। क्या वसीम सज्जाद साहब ऑन रिकॉर्ड है कि जस्टिस जलीलुल्लाह के पास नहीं गए थे कि फैसला न दें? सर नसीम सिद्दीकी कुछ कहना चाहे? जी नसीम सिद्दीकी। आपको नहीं कह रही? जी सर, मैं ऑब्वियसली आपको नहीं कह रही, मैं ये इस कल्चर पे बात कर रही हूँ कि ये तो बेसिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एथिक्स में आ जाता है कि आप किसी जज को कमेंट नहीं कर सकते, रिडिक्यूल नहीं कर सकते। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुतसिब लग रहा है, आप उसके खिलाफ कंप्लेन करें, आप इस तरह से कमेंट्स नहीं कर सकते पब्लिकली। ये हमारे आईन के खिलाफ। यहाँ पे भी जुडिशरी का कसूर है, यहाँ पे भी जुडिशरी का कसूर है, क्योंकि आपको अगर याद हो जस्टिस अजमत सईद ने कहा था कि ये कैलिबरी कोर्ट वाली जो 2 नंबरी हुई है, वकील साहब से कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी है, और आपको पता है इसकी कितनी सजा है? उन्होंने कहा 7 साल सजा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लेट इट गो। व्हाई लेट इट गो? क्या किसी गरीब की लड़की ने, किसी गरीब की बेटी ने या गरीब के बेटे ने ये कसूर किया होता, आप उसको लेट इट गो करते? अभी आपने देखा कि पिछले दिनों इमरान खान साहब ने जिस तरह खातून जज के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, हम तमाम लोगों ने उसको कंडेम किया कि इस तरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने देखा कि अतर मंडला ने इमरान खान की लकीरें निकलवा दी नाक की, और वो जज जेबा के कोर्ट तक माफी मांगने गए। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये प्रेसिडेंट बन गया कि अगर कोई इस तरह की बात करेगा उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। लेकिन मरियम साहिबा ने जो परसों जहर अफशानी की है, जिस तरह उन्होंने सिटिंग जजों की टीवी पे
तस्वीरें दिखा के तस्दील किया है, माशाल्लाह से कोई एक्शन नहीं है, कोई उसके मुंह पे बोल नहीं रहा है। तो फिर कल मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलेंगी, मुजाहिद बरेलवी लेकिन साहब नसीम भी सिद्दीकी बोलेंगे, साहब, क्या तमाम आपको लोग हैरानी बोलेंगे। हुई, क्या आपको हैरानी हुई जब इमरान खान ने उसके रिएक्शन में कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद ही करते रहे? नहीं देखिए, उन्होंने इसलिए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको सजा भुगतनी पड़ी थी, उनको माफी मांगने के लिए जाना पड़ा था, उनकी जान अभी तक उस केस से नहीं छुटी है। तो बिल्कुल ये प्रेसिडेंट होना चाहिए। और हमें इसलिए नहीं होता कि इस मुल्क में चोरों को आप जो है वो छूट दे देते हैं। जिस तरह वो एक मुहावरा है ना कि मकड़ी के जाले में से जो ताकतवर जानवर होता है वो निकल जाता है और छोटे मोटे कीड़े जो है वो फंसे रह जाते हैं। तो पाकिस्तान में कानून भी इस तरह है। आपने देखा बलोचिस्तान में किस तरह एक वडेरे ने एक कांस्टेबल को जो है वो सारी दुनिया ने देखा कि उसको गाड़ी से हिट किया, उसकी शहादत हो गई, लेकिन वो साहब छूट गए। तो जिस मुल्क में कानून इस किस्म का होगा, जजों को नहीं, और गालियां नसीम भाई ये भी है कि 4 दिन से उनकी तदफीन नहीं हुई है, उनकी लाशें पड़ी हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया, बलूचिस्तान बार का जो है वहां पर उनसे वफ्द नहीं गया मिलने। ये जो जरा जरा सी बात पे निकल आते हैं कि बेंचों को तब्दील करो और उस पर पार्टी बनते हैं, 4 दिन से डेड बॉडीज वहां पे पड़ी हुई हैं। किधर है बलूचिस्तान हाई कोर्ट, किधर है सुप्रीम कोर्ट? रात के 12 बजे तो सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है बड़े बड़े लोगों के लिए। गरीब बलोच और गरीब सिंधियों को देखे क्या उनके साथ हो रहा है, तो क्यों नहीं खुलती है हाई कोर्टें? मुझे एक ब्रेक लेनी है और फिर इसमें मजीद भी बात करेंगे और ये नुक्ता भी ऐड करेंगे कि जेल भरो तहरीक के हवाले से पीटीआई के अंदर से ही आने वाले बयानात कन्विंसिंग नहीं लगते। कोई कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं जेल में नहीं रह सकता, तो कोई बाजियाबी की दरख्वास्त लेके आ जाता है। कोई कहता है हमें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, तो कोई कह रहा है हमें धोखे से गिरफ्तार किया गया, और कोई ये कहता है कि हम गिरफ्तार होने नहीं आए थे, हमें तो मना किया गया था। एक ब्रेक लेने के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। अब आप लोग बात कर रहे थे और आप लोगों ने बलूचिस्तान की भी उसमें मिसाल दी, लेकिन मैं उसको कंक्लूड इस तरह से करूंगी कि ये इट इज़ बोथ साइड्स। हमें जुडिशरी में भी ऐसे मिसालें मिलती हैं कि ये जवाब पैदा किया गया कि ऐसे कमेंट्स हों, और फिर हर पार्टी ने उसमें अपना हिस्सा भी डाला। कमर दिलशाद साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये इलेक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है और गवर्नमेंट किस तरह से प्रेशर में आ सकती है? क्योंकि पीटीआई के अंदर से मुख्तलिफ लोग ये ओपिनियन रखते हैं कि फॉर एग्जांपल शाह महमूद कुरैशी के जो बच्चे हैं, उन्होंने इनकी कहा कि इनको ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया, इनको बाजियाब करवाया जाए। और यहाँ के जो मुसर्रत जमशेद चीमा, और उन्होंने भी बयान जारी किए कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कमाल बहादुरी से गिरफ्तारी दी और कारकुनों ने अपनी बहादुरी का हक निभाया। कोई गिरफ्तार नहीं होना चाह रहा, कोई हो रहा है। 18,000 के लोग फिगर कैसे पूरा करेंगे? ये कितना काम आ रही है इलेक्शन को कंडक्ट करवाने की पीटीआई की? हाँ, इसमें गुजारिश ये है कि जो इमरान खान ने जो कहा है जेल के बारे में, जेल भरो या जेल जाए, ये तो अलामती एक किस्म का एहतजाज है इनका। उन्होंने एहतजाज किया है अलामती तौर पर, इसमें कोई अवामी दोज़ार इसमें गुजारिश हासिल नहीं हो सकी। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा मीडिया में का जिक्र आ गया, पाकिस्तान भर में उनकी तहरीक का लोगों ने जिक्र किया, घर घर बातें भी हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह, जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पे जहाँ अगर हम जाएं, असल तो तवज्जो उसी पर तवज्जो देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जो सबसे अच्छा कदम ये उठाया, बहुत कदम को सारे उनके अच्छे हैं, उनके आइन और कानून की तशरीह करते हैं, लेकिन जब सारी जो स्टेक होल्डर हैं उनको तलब कर दिया, उस पर उन्हें तमाम परवेज लाई साहब को भी, इधर से महमूद खान को भी ये बताना पड़ेगा कि आपने असेंबली बिला वजह क्यों तहरीर का एडवाइस नोट भेजा, जबकि सारे मामला बड़े अच्छे तरीके से चल रही। ठीक है कि चीफ मिनिस्टर के पास तो इख्तियारात हैं, वो जब चाहे एडवाइस करते, लेकिन ये इतना काम आसान काम तो नहीं है कि जब चाहे एडवाइस कर दे, असेंबली रिजॉल्व कर दे। आप ये देखें, अरबों रुपया खर्च करके वो बने सूबाई असेंबली के मेंबर, तरक्याती काम भी हो रहे थे, लॉ ऑर्डर की सूरत बेहतर थी। खुद चौधरी परवेज लाई साहब कहते रहे कि जनाब पंजाब में तो बड़ा मिसाली अमन चल रहा है, मिसाली तरक्याती काम हो रहे हैं, कानून साजी हो रही है, तो फिर अपने एक लीडर के कहने पर असेंबली डिसॉल्व करना, ये गैर कानूनी कदम तस्वर किया जाएगा। ठीक है, असेंबली तो उन्होंने तहरीर कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो तलब करेगी डाइस पे खड़े करके चौधरी परवेज लाई साहब को, और ये बताएगी आपने एक फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर बड़ी खुशी का इजहार किया, अगर ये एक महीना पहले गिरफ्तार हो जाता तो हमारी असेंबलियां बच जाती। ये सारी बातें असेंबली होनी है सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान फैसला करेगी, आया ये फैसला
गैर आईनी है या गैर कानूनी है। लेकिन पहली बात इतना यह है वक्त कि है, मुमकिन है, इतना वक्त है, क्योंकि कोर्ट ने तो कहा वक्त कम है। नहीं बड़ा इस पे बड़ा अहम फैसले होने हैं, बहुत आसान काम ये नहीं। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, जो पीटीआई के जेल भरो तहरीक के फोकल पर्सन है एजाज चौधरी साहब, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के की जरूरत नहीं थी, 9 इसलिए रहनुमाओं वो की गिरफ्तारी के खिलाफ बंदे को दरख्वास्त दे दी। जी का मतलब शाह साहब वेलकम बैक। ये क्यों दे दी? जी देखिए बतूल, बात ये है कि ये पीटीआई की, अभी आपको पता है, स्ट्रगल तो इमरान खान की 26 साल से, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं है। उनको नहीं पता कि जेल भरो तहरीक में क्या होता है, किस तरह लोगों को आना चाहिए। तो बड़े डाइवर्सिफाइड है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी सियासी, उनके वर्कर्स की ट्रेनिंग चल रही है। कुछ ट्रेनिंग उनकी 25 मई को हो गई थी, कुछ ये जेल भरो तहरीक में चल रही है। दूसरी तरफ मैं एक बात करूंगा, देखिए बतूल, प्रेरोगेटिव होता है, जब सेक्रेटरी थे अपना कंवर दिलशाद साहब, इनका प्रेरोगेटिव था ये जो भी फैसला करे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका भी प्रेरोगेटिव था। अच्छा, अब ये एक तरफ कहा जाता है कि पार्लियामेंट के फैसलों में या पार्लियामेंट के मामलात में अदलिया क्यों दखल देती है, तो ये भी पार्लियामेंट का मामला है। चीफ मिनिस्टर ने अगर पार्लियामेंट को लेकिन डिसॉल्व नसीम किया सिद्दीकी तो उन्होंने साहब, मुझे पिछले कुछ माह में 3 दफा तो मुझे जबानी याद है कि कोर्ट ने कहा अपने मामलात खुद हल करें। 63(1)(a) के मामले में, असेंबली टूटने के अदम एतमाद के दिन, और अब इन्होंने यास्खुद नोटिस दिया। 3 दफा कोर्ट ने कहा कि आप अपने मामलात खुद हल करें, और फारूक इस्ताक साहब ने कहा मैं पार्टी से पूछ के आता हूँ, तो ये अपने मामलात खुद हल नहीं महमूद खान ने या परवेज इलाही ने असेंबली तोड़ी, उन्होंने कोई गैर आईनी काम नहीं किया। आप ये नहीं कह सकते जी कि असेंबलियों ने टाइम पूरा करना था। वजह ये है कि अगर आप बरतानवी पार्लियामेंट में देख लें, जब डेविड कैमरॉन गया और उसने अपने जाने के बाद थ्रेसा मे को कंजर्वेटिव का चेयरमैन बनी है, उन्होंने आते साथ ही कहा कि जी मैं कोई बीच में वजारत आसमानी लेना चाहती, मैं असेंबली डिसॉल्व करती हूँ। हालांकि वो असेंबली भी 5 साल के लिए मुंतखब हुई थी, उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की, नए इलेक्शन हो गए। दुनिया में मिसालें हैं, मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, तो इसमें कोई क्यामत नहीं आ गई है कि आप हम लोग मिसालें दें कि जी ये नहीं तोड़नी चाहिए। जब टूट गई है, आइन क्या कहता है? आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराएं। आप 90 दिन में इलेक्शन करवा दें। एक तरफ तो हम बड़े खुश होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रात को 12 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट खोला और उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को उन्होंने कंडेम किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती पार्लियामेंट के किसी भी मामले में दखल अंदाजी। ये आपको याद होगा कि जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे और सेनेट के इलेक्शन के चेयरमैन के खिलाफ जब आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट में फैसले होते हैं उनके खिलाफ हम नहीं जा सकते, लेकिन कभी कभार आइन को बचाने के लिए मैदान में कूदना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे तो ये आइन ही हमारे पास रह गया। अगर आइन की हम पामाली करेंगे तो फिर मुल्क में कुछ नहीं बचेगा। फिर हर कोई आइन की अपने हिसाब से तशरीह करनी शुरू कर देगा, और आइन और कानून अगर इस मुल्क से खत्म हो जाए तो आप खुद समझ लें कि फिर अभी आधा तो जंगल बना हुआ है पाकिस्तान। आप सड़कों पे जाके देख लें, जिस तरह ट्रैफिक चल रही है, तो ये पूरा जंगल बन जाएगा अगर हम आइन की पामाली शुरू कर देंगे। जी मुजाहिद बरेलवी साहब, क्या तहरीक इंसाफ अब चाहती है कि जो उनकी मेन लीडरशिप जेलों में चली गई है वो बाहर निकले, क्योंकि वो ये दलील दे रहे हैं कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है? देखिए, एक तो हमारे भाई नसीम ने इतनी अच्छे तरीके से पूरी सूरत हाल को बता दिया, और उससे ज़्यादा अहम बात है जेल भरो तहरीक से कि ये इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। और ऐसा लगता है कि ये 90 दिन में इलेक्शन नहीं, जैसे जो अपनी वतन की बेंच चाह रहे हैं, ये आइंदा अगस्त से इलेक्शन से भी भागेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि पंजाब में जब इलेक्शन हुए ज़िमनी इंतखाबात, तो 20 में से 15 नशिस्तें पीटीआई ने जीती थी शरीफों के गढ़ में। 8 ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन लिया तो उसमें 6-7 नशिस्तें उन्होंने ली थी। इन्हें पता है कि ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं चाहते, और मिलकर ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट किया है इन्होंने। बतूल, मिलकर कलेक्टिवली बाकायदा हाथ जोड़े हैं शरीफों ने, पीपल्स पार्टी के और बाकी पार्टियों के, क्योंकि उन पार्टियों को पता है कि अगर हम इलेक्शन से भागे, हमने ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट किया, तो हमारा वही मुस्तकबिल होगा जो 85 के असेंबली के बाद हुआ था पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों का। कोई सियासी पार्टी जो है कभी इलेक्शन से नहीं भागती। मैंने पाकिस्तान में वाहिद मिसाल है जो इलेक्शन से भागने के लिए अपनी बारों को, अपने वकला को इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोसनाक हमारा है, मैं तो ये सुप्रीम कोर्ट बार या जो भी और बारें हैं या कोई हाई कोर्टें हैं या ये वकला हैं जो अपने को वकील कहते हैं, ये उनके लिए खड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि जो मिलकर कह रहे हैं कि हमारी पसंद की जज बनाओ, और पसंद के जज भी जो है ना वो इनके साथ जो कुछ कर चुके हैं, फिर आप कहेंगे कि आप तौहीन अदालत कर रही हैं। जो बाद में जो शरीफों के साथ हुआ एक बार, या पसंद का जो जनरल आप लाती हैं, उन्होंने भी क्या करा शरीफों ने और बाकी पार्टियों ने देखा होगा।
तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और दुरुस्त कहा कि रात को 12 आप कौन होते कहते हैं डिप्टी स्पीकर हटे, स्पीकर 11:99 बैठे, 12:02 पे शहबाज शरीफ जो है हल्फ ले, ये कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। तो पार्लियामेंट को जाके लपेट क्यों नहीं देते? बिठा देना आप उसको GHQ में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ताकि इतना भी फासला तय करना पड़े। लेकिन अब इसमें लीड कौन लेगा मुजाहिद बरेलवी साहब? क्या मतलब? सॉर्ट आउट कौन करेगा इसमें? सुप्रीम कोर्ट कर लेगा? देखिए, ये मामला बहुत उलझ गया है और मुझे बदकिस्मत पहले आसान होता था कि वो बूटों की चापें सुनाई देने लगती थीं। ये अच्छी बात है अभी तक कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसने एज ए कोर ये तय करा है कि जी हम मदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन अनारकी, इससे बढ़कर अनारकी हो ही नहीं सकती। वो मैं देख रहा था, गुजरात का एक जज जो है कहता है फर्जी दाखिलों को पकड़ लाओ, और वो एक ज़ेबा चौधरी कहती है इमरान खान जो इतना पावर उसको पकड़ के ले आओ मेरे सामने। यानी क्या बात कर रहे हैं, ये हवालदार हो गए क्या? यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस। शामदीद नसीम सिद्दीकी साहब, लाहौर हाई कोर्ट का जो रीसेंट हुक्म है, उन्होंने PTI के 32 अरकान की जिनका कौमी असम्बली से ताल्लुक़ है रुकनीत बहाल की है। इससे PTI किस तरह से फ़ायदा उठा सकती है? देखिए, PTI तो पहले तो उसने इस्तीफे दे दिए, असेंबली से भागना चाहती थी, फिर उन्होंने कहा कि हमने असेंबली में जा रहे हैं, बहरहाल इस किस्म के मामला चलते नजर आए। देखिए, जो अभी आप कह रहे थे कि ये मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा, मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है कि PTI के तमाम इस्तीफे नोटिफिकेशन जिस तरह कैंसिल होते जा रहे हैं, उनके बाद तमाम पार्टीज को बुला के ये कहा जाए कि PTI कौमी असेंबली में वापस जाए। और जब PTI कौमी असेंबली में वापस चली जाती है तो वो कोशिश करेंगे कि वन टाइम कोई ऐसी तरमीम की जाए जिसमें ये कहा जाए कि जनरल इलेक्शन एक ही डेट पे होंगे और वो कोई अक्टूबर की एक डेट सेलेक्ट की जाए, और ये पंजाब गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा के भी जो इलेक्शंस है वो उस डेट पे ले जाए। तो शायद ये मेरा नार्किस सा ख्याल है कि इस तरह का कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो मुजाहिद बरेलवी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, उन्होंने बड़ा जमाना देखा है, उन्होंने बड़ी बेहतरीन साफत की है, उन्होंने तमाम सियासी कायदीन के साथ उनके ताल्लुकात रहे कि जो इस वक्त बिकरिंग पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर हो गई है, अगर आप इसका हल नहीं निकालेंगे तो आपने देखा था कि 90s की जो पॉलिटिक्स की थी उसका हल क्या निकला कि 12 अक्टूबर 1999 को मार्शल लॉ लगा। इससे अगर पीछे चले जाए तो जिस तरह उस वक्त की अपना पोजीशन पार्टीज की तहरीक चली थी, MRD थी वर्सेस पीपल्स पार्टी, तो क्या हुआ 77 में मार्शल लॉ लग गया। लेकिन नसीम, आप हम जितना भी इस वक्त ये बात कर लें, कि एस्टैब्लिशमेंट ये पॉलिटिकल है या SPR जितनी मर्जी ट्वीट्स कर ले, ये इम्प्रेशन ज़ायल नहीं हो पा रहा, ना पब्लिक ओपिनियन में ना भी मीडिया में, कि ये इम्प्रेशन। अब आप बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है? बतूल बिल्कुल इसी तरह जब अपना वहाँ पे दौर चल रहा था जर्मनी के अंदर, वो मुझे एक वक्त उनका भूल गया कि वो कम्युनिज्म, तो उन्होंने कम्युनिस्ट को पकड़ लिया, तो उसने कहा कि तुम कम्युनिस्ट हो लिहाजा हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो एंटी कम्युनिस्ट हूँ। तो उन्होंने कहा तुम कम्युनिस्ट तो हो ना, भले एंटी हो, कम्युनिस्ट तो हो ना। तो वो उसने उसको पकड़ के डाल लिया। तो इसी तरह ये पॉलिटिकल का मामला भी चल रहा है, आपको भी पता है, आपको भी मैसेज आते होंगे, हमें भी मैसेज आते हैं। ये कभी भी ये पॉलिटिकल हो नहीं सकता इस मुल्क के अंदर। लेकिन बात ये है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिवली कोई आप किरदार अदा करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मसाइल है, सिद्दीकी साहब, तो किंग्स पार्टी है जो अब तक की किंग्स पार्टी है डिक्लेयर्ड, वो तो PTI के पास जा रही है उसके लोग। नहीं, देखिए, किंग्स पार्टी इस मुल्क में किंग भी बदलते रहते हैं ना, जब ओहदा चेंज होता है, रिटायरमेंट खत्म होती है, तो फिर नया किंग आ जाता है, नया सारा रेजोल्यूशन पेश हो जाता है। मैं दूसरी बात कर रहा था, देखिए पॉलिटिकल कोई भी नहीं हो सकता इस मुल्क में जो इस वक्त दहशतगर्दी के मामला चल रहे हैं। अगर आप सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से, मुआशी अदम इस्तेकाम तो है ही, अगर मुल्की अदम इस्तेकाम भी शुरू हो गया तो सिक्योरिटी फोर्सेस फिर क्या करेंगी? उन्होंने हर मामले पे नजर रखनी पड़ती है। ये सियासतदान है जिन्हें आपस में बैठ के अपने तमाम मामलात को हल करना है, तमाम मामलात को सॉर्ट आउट करना और कोशिश करनी कि तीसरी कुव्वत को इंटरफेरेंस ना करनी पड़े। अगर आप आपस में बैठ के मामलात तय कर लेते। लेकिन यहाँ तो ये है कि आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के ऊपर जिस तरह हमला हो रहा है, उनकी तस्वीर और जिस तरह की जा रही है, तो नसीम इसको कंटिन्यू करते हैं, इसमें और भी एक पॉइंट ऐड कर लें प्लीज मुझे,
मैंने इस पे लीगल ओपिनियन तो बहुत ली है, पॉलिटिकल ओपिनियन भी ली है। इस पे एक जर्नलिस्ट की ओपिनियन लेते हैं कि इस पूरी सूरत हाल में जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ये क्लेम करती है कि हम ये पॉलिटिकल हैं, वहाँ पे इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात, इमरान खान का आसिफ अली ज़रदारी पे इल्ज़ाम लगा देना, आज यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा है कि राना सनाउल्लाह इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं। डू यू रियली थिंक दैट दिस इज़ पॉलिटिक्स, या ये इंतहाई बयानात और इंतहाई इकदाम है कंवर दिलशाद साहब? और इस तरह की चीज़ इलेक्शंस को स्मूथली कैसे कंडक्ट करवा सकती है, या लोगों में क्या कॉन्फिडेंस पैदा करेगी? देखा जी, बड़े अच्छे दोस्तों ने, बरेलवी साहब भी हैं, नसीम साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सबको समझा दिया। तो मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कह सकता हूँ कि जी ये जो फैसला आपने डेट मुकर्रर हो गई और गवर्नर को हदायत जारी कर दी गई दोनों सूबों की, तो फिर गवर्नर जो है वो तारीख देने के पाबंद। जब उसमें उसके जब तारीख ही मुकर्रर हो जाएगी, उसका सब फिर इलेक्शन में पाकिस्तान के लिए रास्ता हमवार हो जाएगा। कोई फंड की कमी नहीं आएगी। इस लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल पर भी उन्हें अपना पाकिस्तान से ताउन करना पड़ेगा हमारे हुकूमती इदारों को। लेकिन सबसे बड़ा अहम जो मामला पेश हो रहा है, असल बात यह है कि जो गवर्नर साहब ये कहेंगे कि जरा मुझे तारीख देते वक्त ये भी मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हासिल है कि सूबों की सूरत हाल बेहतर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर नहीं है। अगर वो तारीख ना भी दें तो उसका बगैर 2 महीने के बाद की तारीख दे दें। मिसाल के तौर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस का बेंच की एहतराम करते हुए डेट दे देते हैं और वो कहते हैं जी अब रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और इसके बाद रमज़ान ख़त्म होगा 20-25 अप्रैल को, इसके वो डेट दे देते हैं अप्रैल के आखिरी हफ्ते की या मई के पहले हफ्ते की। तो फिर इलेक्शन की पाकिस्तान ये कहेगा, उसके बाद बड़ी पावर आ जाएगी। हमारे सियासी जमातों में शायद उसका इदराक नहीं है। वो कहेंगे आप तो 3 माह रह गए हैं कौमी असम्बली के तहरीर होने में, तो आइन का आर्टिकल 224 ये कहता है कि जब 4 महीने रह जाए कौमी इंतखाबात होने में, तो फिर उसमें पर बाई इलेक्शन हो या फिर बाद कोई इलेक्शन कोई तारीख नहीं मुकर्रर की जा सकती, क्योंकि फिर 4 महीने का अरसा हो जाता है। तो ये अगर अप्रैल का महीना गुजर जाता है किसी न किसी तरीके से 15 अप्रैल के बाद, तो फिर इलेक्शन में पाकिस्तान के पास ये कहेगा जब 4 महीने के बाद कौमी इंतखाबात हो रहे हैं तो हम तो इंतखाबात नहीं करवाते। वो तो आईनी प्रोविजन है, उस पर किसी को एतराज नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी बेंच जो बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, वो सारे हालात का जायजा लेके एक बड़ा कंप्रीहेंसिव किस्म का वो जजमेंट देंगे, जैसे उन्होंने आर्टिकल 61 में किया था कि वोट कास्ट हो सकता है, अकाउंट नहीं हो सकता। तो इसी तरह का कोई फैसला अगर आ गया तो फिर इलेक्शन में पाकिस्तान की सारी मशीनरी तैयार। एक और बड़ा अहम मसला है जो लोगों के ज़हन से, लेकिन कुछ ऐसा तो नहीं आप देख रहे कि 63(1) को ही रिविजिट करने की जरूरत पड़ जाए? नहीं, सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट तो आइन का आर्टिकल 51 भी देखेगी। इसमें मर्दमशुमारी का लिखा हुआ है कि जब मर्दमशुमारी जो शुरू हो जाए तो उसके हतमी रिजल्ट आने के बाद इलेक्शन कमीशन की हल्काबंदी करवाएगा आर्टिकल 51 के तहत। तो वो भी तो देखना है। अभी तो मर्दमशुमारी की गजट नोटिफिकेशन नहीं हो रही, या तो मर्दमशुमारी शुरू ना होती, अगर शुरू ना होती तो फिर ठीक था, फिर पुरानी हल्काबंदी पे इंतखाबात करवा दें। जब मर्दमशुमारी आखिरी स्टेज पर है और 30 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन आ रहा है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी 4 महीने चाहिए हल्काबंदी करवाने पर। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट गौर खोज करेगा। तो मुझे तो आइंदा ये जो हो रहा है सूबाई असम्बली है पंजाब और खैर मखदूम, इसमें मुझे तो इंतखाब होते हुए आईनी और कानूनी और टेक्निकल तौर पर होते हुए नजर नहीं आ रहे। मुजाहिद बरेली साहब, आप इस पर भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये मैंने जो सियासी बयानात की मिसाल दी है, कत्ल के इल्ज़ामात और पब्लिकली बोल देना, ये कितना इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक ओपिनियन को, या लोग इसे कितना सीरियसली लेते हैं? क्योंकि अथॉरिटीज़ ने तो बिल्कुल नहीं लिया है वाज़े। देखिए, एक तो हमारे कंवर साहब खुद एक अथॉरिटी हैं, जो कुछ उन्होंने कहा जिस तरीके से नसीम सिद्दीकी साहब, मैं तो एक सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ। वो हम में और ये जो सियासतदानों में कोई फ़र्क नहीं है। ये आप सियासतदानों के बयानों की बुनियाद पर सवाल ना किया करें बतूल। ये तो सुबह शाम आप अगर मैं आपको वो कैसेट सुना दूं कि नवाज आज तो शहबाज शरीफ बैठे हुए जरदारियों के, उन्होंने कहा नहीं था कि मैं इसका पेट फाड़ दूंगा और लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा। और फिर बेनज़ीर भुट्टो क्या कहती थी शरीफों के बारे में, कुछ पता है आपको, या मैं दोहराऊँ सब चीज़ें, या जरदारी? तो आप सियासतदानों के बयानों पर क्या गुफ्तगू करें हम कि ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, ये कह रहा है। छोड़िए भाई, ये दिन सुबह दिया हुआ बयान शाम को याद नहीं रहता। ये तो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है, लिमिटेड कंपनियां हैं, ये डायरेक्टर्स हैं सब। इन्हें जब वहाँ से फ़ोन आता है कहीं से, तब जाके ये बोलते हैं, इनके नीचे फिर बोलना शुरू कर देते हैं कोरस की शक्ल में। ये पॉलिटिकल पार्टियां
इतनी निचली सतह पर आ गई और हैं मुझे कि बेनवी इन्हें साहब ये मारूफ भी मानो ये बताइएगा सारी कि जो जमात ही नहीं कहा जा जंग सकता। बाजवा वाला नैरेटिव है, ये अब इसको जंग बाजवा वाला नैरेटिव कहना चाहिए, क्योंकि जब से वो रिटायर हुए हैं तो उनके बारे में एक ज्यादा ओपिनियन आना शुरू हो गई है। पीटीआई ने तो खैर नहीं, पहले मैंने से कहा ना, आप नसीम भाई से पूछें और कंवर भाई से, क्या ये सियासी जमातें हैं? क्या इनका कन्वेंशन होता है? क्या इनकी प्रोविंशियल कन्वेंशन होते हैं? क्या इनका कोई मेंबरशिप होती है? क्या कोई क्या PMLN कोई के तो तरीकेकार है? इंट्रा पार्टी ये तो इलेक्शन में इलीगल है, ये सर तमाम बैलेट पॉलिटिकल पेपर ही नहीं पार्टियां। था। सबसे पहले इनको पार्टियां ही नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन तो इनको रजिस्टर ही नहीं करना चाहिए। प्रोसेस किस तरह होता है? ये बैठ के जाती उमरा में जरदारी हाउस में बनी गाला में बैठ के इलेक्शन करते हैं 500 लोगों को जमा करके। पूछिए कंवर साहब से, कोई बकायदा लॉज जो है क्या कहते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको क्या क्या अपने असासे बताने पड़ते हैं, अपना पहले जो होता था एक ज़माने में। ये मैंने कहा ये लिमिटेड कंपनियां हैं ये। लेकिन ये मेरा सवाल ये, मुझे बताएं कि जंग बाजवा वाला नैरेटिव किसके काम आने वाले आने वाले वक्त? छोड़िए बेचारा, जिस दिन आर्मी चीफ की वर्दी उतर जाए उसकी हैसियत मैंने देखा है वो बेचारे रिटायर्ड जनरल असलम बेग की, वो हमारे प्रेस क्लब में घूमते फिरते थे, कोई सलूट करने वाला नहीं होता था। आर्मी अब अगर आप बात ये कहती है ना, मैं मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में बात करें कि ये बाजवा के या कियानी के या मुशर्रफ के नक्शोकदम पे ना चलें खुदा के वास्ते। जी नसीम सिद्दीकी साहब, आप मुझे बताएं कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव किसके काम आने वाला है? चौधरी निसार के जो रिसेंट बयानात हैं, फिर जो खाकान अब्बासी का एक एटीट्यूड है, साद रफ़ीक, सीनियर लोग जो PMLN के थे वो उनसे दूर हैं, हो रहे हैं, मानते नहीं हैं लेकिन हो रहे हैं, और एक बड़ी वाज़ेह लाइन नज़र आती है। इस पूरी सिचुएशन में इस्टेब्लिशमेंट वाला बयानिया किसके काम आएगा? देखिए, बड़ी बड़ी जो है ना अफसोस की बात है बतूल कि ये बयानिया बनाने के लिए इनको रिटायर्ड जजों या रिटायर्ड आर्मी चीफ उनके बारे में बयानिया बनाना पड़ता है। देखिए, जो गवर्नमेंट में होता है उसको तो बयानिया अपनी कारकर्दगी का बनाना पड़ता है। PDM को चाहिए कि वो हुकूमत में मौजूद है, जो कारकर्दगी वो कर रहे हैं उसकी बुनियाद पे अपना बयानिया बनाए। उन्हें स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तो बयानिया बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट के तो कंधे पे वो बैठ के आए हैं। और मुजाहिद बरेलवी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की। आप देखें कि जिस तरह बरतानिया की पहले भी मैंने मिसाल दी, वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी के अपने चेयरमैन थे डेविड कैमरॉन, प्राइम मिनिस्टर थे, जो ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा छोड़ा, चेयरमैनशिप भी छोड़ी, नया चेयरमैन आया। ये नहीं हुआ कि डेविड कैमरॉन का बेटा नया चेयरमैन आ गया, फिर अगला वजीर आजम भी वही बनेगा, वजीर खारजा भी वही बनेगा। इस तरह नहीं होता। यहाँ पे आप देखें पाकिस्तान में या तो जमात इस्लामी में इस किस्म का सिस्टम है कि वहाँ पे एक कारकुन जो है वो भी अमीर बन जाता है, लेकिन पीपल्स पार्टी में आपने देखा कि एक खानदान के अंदर ही जो है वो सदारत और चेयरमैनशिप घूम रही है। नून लीग में यही हाल है, काफ लीग में यही हाल है। आप देखते हैं कि PTI का बाद में क्या हाल होता है। तो यहाँ पे जमहूरी पार्टियां तो है ही नहीं। ये सब लोग दिलशाद दिल साहब, ये में डिस्कशन जो पॉलिटिकल अफगानी की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ चली गई है। अब आप मुझे बताएं, यू हैव बीन पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड यू हैव सीन द प्रोसीजरल थिंग्स। ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कितने हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में? मुजाहिद बरेलवी साहब ने कहा है कि आपसे पूछ लें। हेलो जी जी कंवर दिलशाद साहब। जरा पार्टियों में तो इंतखाबात हो भी नहीं रहे। आप इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज लाई साहब को देखे कितनी बड़ी बात की, उन्होंने सदर बना दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का दस्तूर जो है, जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जमा है सेक्शन 205 के तहत, उसमें मरकजी सदर का ओहदे का जिक्र ही नहीं है। यानी परवेज लाई साहब जो हैं वो गैर दस्तूरी तौर पर सदर मुकर्रर कर दिए, नामजद कर दिया। अब इसमें अपना वर्किंग कमेटी होगी, इजलास होगा, दस्तूर में तरमीम होगी, तब जाके वो उनको सदर का ओहदा दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल अनाउंसमेंट कर दी तो पार्टियों में तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो ही नहीं रहे। अपन ड्राइंग रूम में बैठ के तो कंवर दिलशाद साहब, मुझे पता है मैं थोड़ा सा आपसे सियासी गुफ्तगू ज़्यादा कर रही हूँ और आप रिलक्टेंट भी होंगे इसे बात करते हुए, लेकिन मरीम नवाज़ के चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने के बाद और नायब सदर बनने के बाद कितना ऑर्गेनाइज हो जाएगी PMLN? ये सब नामजदगी हो रही है ना, तमाम सियासी पार्टी का ही हाल है ना। मरीम नवाज साहिबा हो या कोई भी हो, चौधरी परवेज लाई साहब को तो कम से कम देखना चाहिए था ना। जरा वो तो स्पीकर भी रहे, 2 दफा चीफ मिनिस्टर भी रहे, कि जरा मुझे आप सदर तो बना रहे हैं पार्टी का, दस्तूर में जिक्र कायम करा है और बार बार खुशामदीद कर रहे हैं। चौधरी फादल हुसैन की जनाब मेरा नोटिफिकेशन तो कर दें कि ताकि मैं सदर का नोटिफिकेशन कर दे। वही हम देखेंगे अभी तो दस्तूर में जिक्र ही नहीं है सदर का। तो ये जो पार्टी के ओहदे जो तकसीम होते हैं अपने अंदर तो जमहूरियत है ही नहीं। इलेक्शन 90 डेज में करवाने पर जोर दिया जा रहा है जी, आईन की खिलाफ वर्जी हो गई, आर्टिकल 6 लगा दे।
कि अपनी पार्टी में इंतखाबात नहीं हो रहे, दिन का इन पर आर्टिकल 6 लगे 8 लगेगा। ये सारी बातें तो अपनी पार्टी को मजबूत करें। आर्टिकल अब इसी 6 तरह आप ये देख दोबारा बताइएगा, क्या वजाहत कीजिएगा इस पे, क्या आपने आर्टिकल 6 की बात की है? आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, बार बार बाकायदा मुतालबे हो रहे हैं कि जनाब जी। इलेक्शन कमीशन ने चूंकि 90 डेज गुजार दी हैं तो आर्टिकल 6 लग जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 6 कैसे लग जाएगा? वो विधायनी इदारा है, उसकी भी जिम्मेदारी नहीं है डेट देने की, डेट तारीख मुकर्रर करने की डेट गवर्नर के पास है, कौमी असम्बली की तारीख देने की इख्तियार सदर के पास है। तो ये सारे तो इस तरह से मामला को देखा जाता है। सदर साहब ने भी बगैर सोचे समझे 9 अप्रैल की डेट मुकर्रर कर दी। उसी 9 अप्रैल को ही इमरान खान साहब पर तहरीक एतमाद वो कामयाब हो गई थी और प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे, तो वही डेट दे दी। ये सारी चीजें पार्टियां बैठ के फैसला करें। जैसे इंडिया की पार्टी है, बड़ी जमहूरी पार्टी है, अंदर जब देश पर करप्शन भाई बेपना है, लेकिन इंतखाबात तो होते हैं तरीके से होते हैं। यहाँ जी तो जी नामजदगी हो रही है। जी कंवर दिलशाद साहब, आप काइंडली यहाँ पे रुकिएगा। नसीम, मुझे आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स था। ये कंवर दिलशाद ने तो क्लियरली बोल दिया कि उनको इलेक्शन टेक्निकली पॉसिबल नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है? जी मुझे नहीं, देखिए बिल्कुल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, मेरा ख्याल है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा आइन के ऊपर अमल करवाया है, तो कोई ना कोई सूरत ऐसी निकाली जाएगी, या तो कौमी असेंबली को भी डिसॉल्व कर दिया जाए और एक ही दिन तमाम इलेक्शन हो जाए, और या फिर वो 90 दिन के अंदर अंदर इंस्ट्रक्शन देंगे इलेक्शन कमीशन को कि वो आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो इलेक्शन करवाए। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि आइन की पासदारी करते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का ऐलान चीफ जस्टिस या बेंच की तरफ से होगा। पहले तो ये डिसाइड हो जाए कि यही बेंच जो है वो मजीद आगे चलेगा या इस बेंच में कोई चेंजेस आएंगी। लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव होता है और बिल्कुल वो अपने प्रेरोगेटिव पे चल सकते हैं और इसी बेंच को लेके आगे चलेंगे, और बेंच में अगर 5-4 से फैसला आ जाता है या 6-3 से फैसला आ जाता है और कहा जाता है कि 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन करवाए जाए, तो इलेक्शन कमीशन को और हुकूमतों को बिल्कुल इलेक्शन करवाने होंगे। और इस सूरत हाल को देखते हुए हो सकता है कि फिर कौमी असेंबली भी तोड़ दी जाए और एक ही दिन जो है वो जनरल इलेक्शन और ये जो 4 माह वाला बात की है इसमें कंवर दिलशाद साहब ने जो बात की। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।